के मंच पर एक ऐसा नाम जिसे शायद 54 दिन पहले पता नहीं था कि मैं मध्य प्रदेश का सीएम बन जाऊंगा। ये वो नाम है जो डॉक्टर साहब के जरिए भी जाने जाते हैं, पहलवान के तौर पर भी जाने जाते हैं। बीजेपी में शिक्षित नेताओं की अगर आप एक फहरिस्त तैयार कर लें तो उसमें शायद अव्वल आते हैं। एलएलबी किया है, एमबीए किया है, एमए किया है, पीएचडी कर दी है। डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त नए नवेले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। 42 साल हो गए राजनीति में, 54 दिन हो गए मध्य प्रदेश की कुर्सी पर बैठे हुए। सच बताइएगा, पहला फोन किसका आया और कर क्या रहे थे आप? देखिए, हमारे यहाँ तो विधायक दल की बैठक थी और मैं आखिरी पंक्ति में अपने मित्रों से बात कर रहा था। 7 के विधायक थे और स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी की जो परंपरा है, इसके पहले एक कॉमन फोटो सेशन भी हुआ। उस कॉमन फोटो सेशन में भी हम अपनी चौथी पंक्ति में बैठ करके, लास्ट 5 ही पंक्ति थी, वहाँ मस्ती से बैठ करके अपना अपना काम कर रहे थे। मतलब बैक बेंचर। हाँ, हमारी पार्टी में कोई बैक और फ्रंट का सवाल ही नहीं उठता। जहाँ रहो अपने मन से पार्टी से जुड़े रहो, यही हमारी परंपरा है। लेकिन आपने बताया नहीं, सबसे पहला फोन किसका आया? फोन किसी का नहीं आया, बस ऐलान हुआ। और क्या। तो जब आप वहाँ उस पंक्ति में बैठे हुए थे जी, और जब कहा कि डॉक्टर मोहन यादव, जी, तो आपको ये नहीं लगा कि मेरे लिए कह रहे हैं? कि कभी नहीं लगा। ये हमारे यहाँ जो काम दे दे, जैसा काम दे दे, स्थिर मन से वो काम करने की परंपरा है। इसलिए कोई बहुत बड़े बन गए, हम मुख्यमंत्री बन गए तो बड़े आदमी बन गए, ऐसा मन तब था ना, आज है। जो है सामान्य कार्यकर्ता के नाते से काम करना, ये हमारी भाजपा कार्यकर्ता की विशेषता। आपको इस बात का विश्वास था या आपको उम्मीद थी कि आप सीएम बन जाएंगे? नहीं, मैंने फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं कभी ऐसा सोचता ही नहीं हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन पार्टी जो काम देगी मैं अच्छे से करने में विश्वास करता हूँ, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। आप कह रहे हैं बड़े आदमी नहीं है, पर मध्य प्रदेश को तो आप सीईओ की तरह चला रहे हैं, मंत्रियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, नए किस्म की तरीके से मध्य प्रदेश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को आदर्श मानता हूँ और उनने जब से सरकार चलाना चालू की तो वो सुशासन की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, जवाबदेही की बात करते हैं। तो ये केवल बात से तो बात नहीं बनेगी। और जब मैं अपने मंत्रिमंडल की तरफ देखता हूँ तो हमारे मंत्रियों में कई ऐसे हैं जो पहली बार के मंत्री हैं। मैं वैसे विभिन्न प्रशासनिक पदों पे रहा हूँ, तो मैं इस बात को समझता हूँ कि सीधे किसी को चेयरमैन बना देना, सीधे मंत्री बना देना, सीधे कोई और जवाबदारी दे देने में थोड़ी सी प्रशासनिक ट्रेनिंग कर दें तो उसको गुणवत्ता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और जवाबदेही और पारदर्शिता का भी बड़ा रोल रहेगा। और उसी नाते से हमने मंत्रिमंडल के गठन के बाद 2 दिन की ट्रेनिंग की और बड़े अच्छे से हर एक सत्र में हर एक मंत्री ने, चाहे वो हमारे कई मेरे मंत्री तो ऐसे भी है जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ में मंत्री रह चुके हैं, वो अभी हमारे स्टेट के मिनिस्टर हैं, तो उनने उनके अनुभव भी साझा किए। कई प्रशासनिक दृष्टि से अनुभवी लोगों को हमने आमंत्रित किया। रामभाल महालगी हमारा एक प्रशिक्षण संस्थान है मुंबई का, उनके माध्यम से भी और भारत शासन के नीति आयोग के माध्यम से हमने ट्रेनिंग कराई और वो 2 दिन की बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हुई। अच्छा, और आते ही ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, लाउड स्पीकर भी बैन करवा रहे हैं, सुना है मीट मछली भी आपने उसकी बिक्री भी बंद कर दी। मतलब संदेश क्या देना चाह रहे हैं आप? देखिए, सुशासन का अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है कि लाउड स्पीकर किस स्तर तक बजाया जाना चाहिए, किन किन की परमिशन है, तो मैं समझता हूँ कि अगर कानून का पालन कोई भी हो, सबको करना, ये हमारी जवाबदेही है। कानून का राज है, सुशासन हमारी संविधान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही तो सारी कल्पना की जा सकती है। तो अगर फूड सेफ्टी का अपने आप में कानून है कि खुलेआम में अगर ये खाद्य पदार्थ बिकेंगे तो इससे दोनों तरह से नुकसान है, शरीर की दृष्टि से भी और कानून भी टूटता है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने कहा कि मतलब फैसले लेने से आप कतराएंगे नहीं, कुल मिला जी, फैसले लेने से कतराएंगे नहीं आप? नहीं, कड़े फैसले। अगर जवाबदारी दी तो फिर कैसे कतराएंगे? तो फिर यूसीसी वहाँ उत्तराखंड में लागू हो गया है, असम में कहा जा रहा है हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कि वो भी सोच रहे हैं, कड़े फैसले ले ही रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या आप लेकर आएंगे?
मैं फिर दोहराना चाहूँगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार के द्वारा बताया जाएगा, राज्य सरकार अक्षरशः उसका पालन करेगी। लेकिन आपका विचार क्या है? मेरा विचार मोदी जी के साथ चलने का। यूसीसी के फेवर में हैं आप? मैंने फिर कहा कि जैसे हमारी भारत सरकार चाहेगी निश्चित रूप से हम वो सब करेंगे। आपका पहला इंटरव्यू है सीएम बनने के बाद, लेकिन आप जलेबी अभी भी बड़ी अच्छी बना रहे हैं। नहीं, जलेबी नहीं बना रहा, मैं सीधे बता रहा हूँ। पोहा जलेबी? नहीं, ये तो उज्जैन जलेबी की खासियत है। आइए, आपको निश्चित रूप से मिष्ठान हमारे जलेबी मैं के तो रूप में उज्जैन की है। बहू हूँ। अरे वाह, और बहुत आप अच्छा वहाँ है, से बधाई। 3 बार विधायक चुनकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, मुझे अच्छा लग रहा है जी। तो इसी बात पर बता दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या विचार है आपके? देखिए, हमारी पार्टी की स्पष्ट धारणा है, हम अपने कई एथिक्स को लेके चलते हैं, जिसके आधार पर हमारी विचारधारा वर्षों वर्षों तक दुनिया के सारे लोग जानते हैं। इस नाते से हमारे शासन करने के आधार पर, चाहे कॉमन सिविल कोड हो या जो भी भविष्य में भारत सरकार हमको इस दिशा में मार्गदर्शन करेगी, हम निश्चित रूप से उस दिशा में बढ़ेंगे। आप ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। कहा यह जा रहा है कि चुना मध्य प्रदेश में आपको, लेकिन निशाना साध दिया 2 अलग जगह पर, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव वोटर्स बीजेपी को वोट करेंगे आपके चेहरे को देखकर? मैं इसी बात का थोड़ा सा आपका मेरा मत भिन्नता होगी। क्या उत्तर प्रदेश, बिहार या बाकी राज्यों में आप जातियों से बांट कर क्यों देखते हैं? कार्यकर्ता के नाते मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। अपने विचार का झंडा लेके भारत में जहाँ भारतीय जनता पार्टी पहुँचाएगी, मैं वहाँ जाने को तैयार रहूँगा। ये हमारे अपनी पार्टी की विचारधारा के आधार पर हमारे से जुड़े हुए सारे लोगों को जोड़ने का मौका है। और स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते से हमारी अपनी जहाँ, और मैं समझ सकता हूँ कि मैं भाजपा के नाते से भी नहीं गया था, मैं तो केवल वहाँ एक अपना श्री कृष्ण विचार मंच उस नाते से गया था। तो स्वाभाविक रूप से विचारों की अभिव्यक्ति के आधार पर जहाँ हमको इस तरह से निमंत्रण मिले, वहाँ हमको जाना चाहिए। नहीं तो ये तो सच है ना कि बिहार में जैसे ही आप गए, इंडी गठबंधन को दिल का दौरा पड़ गया। नहीं, ये गलतफहमी मैं नहीं पालता हूँ, मेरे जाने से कुछ हो गया। वो एक राजनीतिक घटनाक्रम हम सब जानते हैं जिसका क्या स्थिति बनी है। वो एक अपनी अलायंस से जो लालू जी और नीतीश जी का था, स्वाभाविक रूप से नीतीश जी उससे बाहर आए और भाजपा से जुड़े, तो मुझे तो आनंद आया इस बात के लिए। तो नीतीश जी कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं आपको? मैं ये थोड़ी बोल सकता। नीतीश जी का तो अपने आप में हमारे साथ लंबा अनुभव है और भारतीय जनता पार्टी के नाते से मैं समझ सकता हूँ उनका सबसे ज़्यादा सरकार में साथ रहने का अनुभव तो हमारे साथ का ही है। नहीं तो मैं 12 दिन पहले आपसे ये सवाल पूछती तो आप कहते नहीं, माहौल खराब है, नीतीश जी से हो नहीं पा रहा है। मैं अपने राज्य की बात करूँगा, वहाँ की बात क्यों करूँ? तो आप कह रहे हैं नीतीश बाबू के साथ आपका लंबा चलने वाला है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं अगर दूर से देखता हूँ, यद्यपि मेरा सीधा उनसे परिचय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका वर्षों से अनुभव रहा और हम सब जानते हैं कि बिहार को कई मामलों में उनने अगर अग्रगण्य राज्य के रूप में अब लाए चूंकि हैं। हम बिहार और उत्तर प्रदेश, आप वहां गए थे, इसीलिए इस बारे में चर्चा करनी जरूरी थी। विपक्ष आपको चैलेंज कर रहा है, बीजेपी को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवा के दिखाइए ना। आप तो ओबीसी का बड़ा चेहरा है, आपने कहा कि नहीं मुझे जाति में मत बांटो, लेकिन जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मध्य प्रदेश में होगी कि नहीं? देखो, माननीय प्रधानमंत्री ने केवल देश में 4 जातियां बताई है और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। उन चारों जातियों के अलावा उन जातियों पे बात करना मुझे लगता है आज के इस अवसर पर बेमानी होगा। पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? मैंने फिर दोबारा निवेदन किया कि हमारे लिए पूरे भारत के सभी अंचल को साथ में लेके चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। आप कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो क्या विपक्ष सबको बांट रहा है? आपके सामने ही है विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष के बारे में बात करें, खासकर कांग्रेस के बारे में बात करें, वो नित नए उनके जो सगुफे होते हैं उसके अंदाज लगा लीजिए। भगवान राम के मंदिर को मामले को लेकर वही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में खिलाफ गए, बाद में उनने निमंत्रण तक ठुकरा दिया। तो ये कांग्रेस का चरित्र सबने देखा है और वो क्या, उनके जैसे उनके साथ में आने वाले सब लोगों के चरित्र दुनिया देख वो रही कह रहे है। हैं उस दिन नहीं गए ना, 22 को नहीं गए, बाद में तो जाएंगे। मैंने आपसे फिर निवेदन किया कि भाई मैं आपको निमंत्रण अगर देता हूं तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराए।
चलो कोई बात नहीं, पुराना जमाना था जब आपने विरोध कर लिया होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के आधार पर भगवान राम का मंदिर बन रहा था। तो डॉक्टर साहब आपको क्यों लगता है क्यों विपक्ष नहीं आए, क्या वजह थी? अब मैं ये थोड़ी जान सकता हूँ उनने क्या सोच के किया। उनको लगता है वो आज तक हिंदू मुस्लिम को दो हिस्सों में देख करके हमेशा उस झगड़े के आधार पर मुस्लिम वोट बैंक की चिंता करते, इसलिए नहीं गए, ऐसा मैं मान सकता हूँ। बाकी तो वो बताएंगे उनने क्यों नहीं गए। पर अभी आपने देखा कि राहुल गांधी शिव जी के दरबार में गए, पूजा अर्चना उन्होंने की, वो तस्वीरें भी आपने देखी भगवान होंगी। राम के मंदिर पे उद्घाटन के समय क्यों नहीं गई, ये जवाब पूरा देश पूछ रहा उनसे। अब दिखावे करने से क्या होता है? जब दुनिया देख रही थी, विश्व में सारा इंतजार कर रहा था भगवान राम के गर्भगृह के प्रवेश करने का, आप बताइए भारत के कौन से अंचल के कौन सी हस्तियां वहाँ उपस्थित नहीं थे? अगर नहीं थे तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी उपस्थित नहीं थी। तो वो इस बात को क्यों नकारती है? भगवान राम के मामले में उनका ऐसा दृष्टिकोण क्यों होना चाहिए? तो भगवान राम आपको आशीर्वाद देंगे और विपक्ष को नहीं, आपको लगता ये है? हम और थोड़ी मैं- कह रहे थे। मैं राजनीतिक तौर पर पूछ रही हूँ। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, भगवान राम क्या करेंगे? भगवान तो सब पे कृपा करते हैं, लेकिन कृपा पाने वाले की भाग्य भी तो होना चाहिए उनका। अगर वो हमारे अपने समुदाय को अपमानित करते हैं तो अपमान करने वाले समाज को विचार करना पड़ेगा नहीं कि इनके बारे में क्या करना चाहिए। पर रामलला आपको 400 पार पहुंचाएंगे इस बार? मैं ये इस बात नहीं कह सकता हूँ, ये मेरे हक की बात भी नहीं। मैं प्रदेश की बेहतरी की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश की बेहतरी की बात करूँ। तो वहाँ पर आपने देखा कि 2014 की बात करें तो 27 आए, फिर 28 हो गई, इस बार 29 से 29। देखिए, हम तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आप बताइए, देखो ये कितना हमारे लिए वर्तमान के, अगर लोकतंत्र की बात करें तो आज के समय में मतदाता की जागरूकता और मतदाता की जो ताकत है, परमात्मा की दया से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ कि समूचा देश एकजुट होकर के एक दल की सरकार बनाता है। ये बड़ी बात है। तो अब और की दूसरी बात, फिर 2019 में एक दल की सरकार बनाता। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज जिस ढंग से खड़ा है, ये लोकतंत्र की परिपक्वता भी है और जनता के साथ मोदी जी का एक अटूट रिश्ता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगाध विश्वास है। उसका परिणाम एक निश्चित रूप से अखंड जनादेश मिल रहा है, कोई खंडित जनादेश नहीं मिल तो रहा है। उस अखंड का एक आंकड़ा दे दीजिए ना डॉक्टर नहीं, साहब। आंकड़ा तो निश्चित रूप से मैं मतलब आंकड़ा 29 कुछ में से 29 लाएंगे कि नहीं लाएंगे? निश्चित रूप से हम उनके नेतृत्व में इसी दिशा में काम करेंगे। और 400 पार जाएगी कि नहीं अब जाएगी? ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं अपने राज्य की बात करूंगा। निश्चित रूप से हमारा पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ। पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। अब ये मैं मान सकता हूँ। हमारे साथ मध्य प्रदेश का ही जाना माना चेहरा, और आप जानते हैं मनोज शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है। एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दे तो। जरूर जरूर। सर, मेरा सवाल ये है कि अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया, अब ये मध्य प्रदेश की सरकार ने एक जो सीता मंदिर की पहल की थी श्रीलंका में, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये मेरे समय की बात तो नहीं, लेकिन पूर्ववर्ती हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने निर्णय किया था और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से अगर वो निर्णय की हम समीक्षा कर रहे हैं। हम तो पहले अपने राज्य के अंदर देखेंगे और उसके बाद हमको लगता है कि उस दिशा में कल्चर मिनिस्ट्री ने कुछ काम किया है, तो मुझे लगता है कि पुरानी योजनाओं के आधार पर निश्चित रूप से उसमें विचार करेंगे। मतलब सीता मंदिर बनेगा? मैंने फिर कहा कि अगर हमारी सरकार ने तय किया है तो शिवराज सिंह जी के कई ऐसे कामों को लेकर के हम समीक्षा करते हुए अपने संसाधन के आधार पर निश्चित रूप से बनाने के लिए जाएंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश को आप एक अलग तरीके से चलाने की और उसे ढालने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं मध्य प्रदेश पर ही केंद्रित भी रहना चाहता हूं। मुझे इस वक्त इस चौपाल के मंच से न्यूज़ 18 इंडिया के आप मध्य प्रदेश की जनता को वो 3 बातें बता सकते हैं जो आने वाले दिनों में आप पक्का लागू कर देंगे, वो कौन सी चीज़ें होंगी? देखिए, कई ऐसे काम है, उदाहरण के लिए मैं आपको 3 हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश हमारे कई कारणों से मध्य का भी प्रदेश है, जो देश की सारी आबो हवा में हमारे यहाँ कोई बड़ी बाढ़ नहीं आती है, कोई बड़ा तूफान नहीं आता, कोई बड़े समुद्र की हमारे यहाँ दूसरी परेशानियाँ नहीं है, तो विकास की अपार संभावना है। इसलिए सुशासन के माध्यम से हम हर जिले के अंदर विकास की बयार लाएंगे, जिसको रोजगार परख होगी, रोजगार की बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ दरकार है और हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करते हुए हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा नीति लागू करने में नंबर 1 रहे हैं और अभी हमने देश के सकल पंजीयन दर GER जिसको बोलते हैं उसमें नंबर 1 आए। हम निश्चित रूप से उसमें भी जाएंगे। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हमारे जो संसाधन है उनका बेहतर उपयोग करते, जैसे माइनिंग के सेक्टर में हम देश में नंबर 1 आए। तो इस तरह से जो वनांचल का हमारा अपार क्षेत्र है, तो जहाँ जिस प्रकार की व्यवस्था रहेगी उसमें सब क्षेत्रों में समान रूप से काम करके प्रदेश को 8.5 करोड़ जनता की बेहतरी के लिए जो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे।
डॉक्टर साहब, आप हमारे इस मंच पर आए, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अगर आपने साक्षात्कार दिया तो उसके लिए न्यूज़ 18 इंडिया को चुना, चौपाल के मंच को चुना। जी, बहुत आपको बहुत खूब धन्यवाद। सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर मोहन यादव जो बता रहे थे कि कैसे मध्य प्रदेश को आगे ले जाने वाले हैं। आंकड़ों पर कह रहे हैं कि आप मुझसे बात कीजिए मध्य प्रदेश की, बाकी सब चंगा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और